हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में। सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। आप सभी अपने जिस उद्देश्य हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं वो सभी उद्देश्य आप इस 2024 में हासिल करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमने बताया था आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा मध्य प्रदेश की जनवरी में होने जा रही है, उसी के हम लोग महत्वपूर्ण यानी पूरे सिलेबस को इन 20 दिनों में हमें कवर करना है और उनसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपको परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिएगा आज। और आज की क्लास में हमने आधुनिक काव्य जो इकाई 6 है, इसकी जो जितनी भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं उन सभी रचनाओं को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। और इन सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है कि आप लोग आज शाम 7 बजे से हम एक लाइव क्लास करेंगे। और उस लाइव क्लास में अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आप लोग अगर चाहते हैं कि वो लाइव क्लास निरंतर चलती रहे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग 7 बजे उस क्लास में अगर जुड़ेंगे तो हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि जो पाठ्यक्रम में अन्य चीज़ें हैं उनको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी लोग उस 7 बजे हमारी क्लास में जुड़िएगा ज़रूर, और जिससे कि आपको लाभ मिल सके इन चीज़ों का और हम एक निरंतरता भी यहाँ पर बनाकर चल सके। तो अगर आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, इसी वीडियो में आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा जिससे आप लोग हमारी क्लास में जुड़ सकें और आपको सारी सूचना एक जगह मिले। इसके लिए आप हमारा इसका व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये सूचना मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना समय गंवाते हुए। तो पहले हम आपको इस यहाँ का सिलेबस दिखाते हैं। जो इकाई 6 में जो रचनाएं हैं उनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो इकाई 6 में जितनी भी रचनाएं हैं, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की साकेत, कामायनी, राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार, परशुराम की प्रतीक्षा, इन सभी कविताओं को हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो पहली रचना की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो थोड़ा सा हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ हो सकता है आपको सफाई से ना दिखे, लेकिन हम हर चीज़ को आपको बताते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 सा हो सकता है, इतना समय नहीं था टाइप करने का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत भारती की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। भारत भारती क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है और इसका अतीत खंड, ये 3 खंडों में विभक्त है। अतीत खंड हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। सबसे पहले इसके रचना काल पे जाएंगे तो ये 1912 में इसकी रचना हुई। लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, जिनका जीवन काल 3 अगस्त 1986 से 1964 के आसपास इनका जीवन परिचय रहा, ठीक है, जीवन काल रहा। भारत भारती की बात करें तो ये एक निबंध काव्य है जो कि हरिगीतिका छंद में लिखा हुआ है। किसमें? हरिगीतिका छंद में। आधुनिक युग की गीता कहा जाता है भारत भारती को। भारत भारती के लिए ही मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने 1936 में राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, ठीक है। भारत भारती की प्रेरणा मिली कहाँ से कवि को? तो लिखते हैं कवि की उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली के मुदस्सर शैली में ये रची हुई है, यानी उसी को देख करके इनके मन में उसी शैली में इन्होंने इसको लिखी, उससे प्रेरित है कह सकते हो, या उस शैली में ये लिखी है। उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन हाली के मुदस्सर शैली में ये लिखी है। इसकी और अन्य बातों पे जाएं तो ये काव्यखंड 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग है अतीत खंड, दूसरा भाग है वर्तमान खंड और तीसरा है भविष्य खंड। अतीत खंड में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है। अतीत खंड में कवि ने भारतवर्ष के प्राचीन गौरव का गान किया है, जिसमें भारतवासियों की वीरता, कला, कौशल, आदर्श, विद्या, बुद्धि, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुषों आदि का गुणगान किया है। यानी हम पहले क्या थे उनका आभास, उसका भान कराया, यानी कि उस समय क्या था, 36 में क्या था, यानी कि जब ये भारत भारती लिखी गई, अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की गुलामी से हम त्रस्त था पूरा देश और उनसे स्वतंत्रता के लिए लड़ाई जारी थी। तो कवि ने इसके माध्यम से हमारे अतीत का गौरव गान करके अपने देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया कि हम थे, लिखते हैं ना कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, है ना। तो ये बताने का इसमें प्रयास किया है कि हमारा जो अतीत था वो कितना गौरवशाली था, ये बताया। वर्तमान खंड में वर्तमान स्थिति का चित्रण है और भविष्य में हम क्या हो सकते हैं, इसकी बात कवि ने यहाँ पर की है, ठीक है। तो तीनों खंड की आप इसका संपूर्ण समीक्षा अगर आप देखना चाहते हैं या उसका पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पर हम संक्षिप्त चीज़ें करेंगे महत्वपूर्ण। अब हम बात करेंगे
भारत भारती के संदर्भ में विद्वानों ने जो कुछ कथन कहे उनकी बात करेंगे। शुक्ल जी ने लिखा भारत भारती के विषय में कि भारतेंदु के समय में स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। ये आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है। दूसरा कथन जो आता है, अज्ञे जी लिखते हैं कि भारत भारती में हम उसके रचना काल में चर्चित नई ऐतिहासिक जानकारियों के बीच वाल्मीकि और व्यास, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, कालिदास और भवभूत की अनुगूंज सुन सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट कथन अज्ञे जी ने भारत भारती के लिए कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा भारत भारती के लिए? डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं भारत भारती तो उस समय राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राम है। सिस्मोग्राम कहा इनको, बच्चन सिंह ने इसको। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भारत भारती में अतीत, वर्तमान के साथ ही भविष्य की रूपरेखा का भी संकेत मिल जाता है। ठीक है। तो ये महादेवी वर्मा का कथन आता है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, गुप्त की राष्ट्रीय भावना, रामसर चतुर्वेदी लिखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय भावनाओं में न दैन्य है और न पाखंड है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन आता है इनके संदर्भ में। ठीक है। तो ये तो बात हुई भारत भारती की। तो आपको इसका रचना काल याद रखना है, किस छंद में लिखी है, कितने खंड हैं, अतीत खंड में क्या विशेषता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई और ये महत्वपूर्ण कथन। ठीक है। इसके बाद हम अगली रचना पे बात करेंगे। इसके बाद हम अगर बात करें, अगर क्रम से चलेंगे तो कामायनी, थोड़ा सा पीडीएफ में क्रम बिगड़ा हुआ है तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कामायनी को हमने लास्ट में रख दिया है और पहले साकेत को बाद में देख लेंगे, पहले कामायनी देख लेते हैं। ठीक है। तो कामायनी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 है। इसके 3 सर्ग हमारे सिलेबस में, चिंता, श्रद्धा और इड़ा सर्ग। ठीक है। बात करें कामायनी में तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है, जैसे यूपी असिस्टेंट में पूछा गया था इड़ा कौन सा सर्ग है, किस नंबर का सर्ग है, या 8वां सर्ग कौन सा है, या 9वां कौन सा है, ऐसे पूछा जाता है। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद, ये कुल 15 सर्ग हैं। तो अगर बात करें तो चिंता क्या है? पहला सर्ग है। ठीक है। और आशा, श्रद्धा, और दूसरा सर्ग जो हमारी श्रद्धा जो है वो इसका 3रा सर्ग है। और इड़ा की बात करें तो इसका 8वां सर्ग है, तो जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। छंद की बात करें तो ये कामायनी तोटक छंद में लिखी है, प्रतीकात्मक शैली में है। इसके लिए प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज अगर बात करें तो जो चिंता, आशा, स्वप्न सर्ग जो है वो आला छंद में लिखा हुआ है। ठीक है। और श्रद्धा सर्ग जो है वो लावनी छंद में लिखा हुआ है। जी, तो ये छंद भी आपको याद रखने हैं। महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके लिए? जो प्रेम पथिक रचना है प्रसाद जी की, उसको कामायनी की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। ठीक है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक को कहा जाता है। कामायनी में शैव दर्शन यानी समरसता, जिसको या आनंदवाद कह सकते हो, या प्रतिविज्ञा दर्शन जिसको कह सकते हो, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। और कामायनी की जो श्रद्धा है इसका पूर्व संस्करण इनकी रचना उर्वशी को आप कह सकते हैं। ठीक है। कामायनी का हृदय किसको कहा जाता है? लज्जा सर्गों को कहा जाता है। इसमें प्रतीकों की भी चर्चा होती है। मनु, सबने सुना होगा, मनु मन का, श्रद्धा हृदय की, इड़ा बुद्धि की, कुमार मानव का, है ना, आकुल किरादी आसुरी शक्तियों के प्रतीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनके विषय में। कुछ ऐसे कथन हमने यहाँ पर लिए हैं। कामायनी के विषय में बहुत सारे विद्वानों के कथन हैं और कुछ हमने यहाँ पे थोड़े ही कथन लिए हैं, बाकी आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो जैसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कामायनी एक रूपक है। पंत जी लिखते हैं कामायनी ताजमहल के समान है। शांतिप्रिय द्विवेदी जी लिखते हैं कामायनी छायावाद का उपनिषद है। हजारी प्रसाद जी लिखते हैं कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है। ठीक है। और उसके बाद हरदेव बाहरी जी लिखते हैं कि कामायनी आधुनिक हिंदी का सर्वोत्तम महाकाव्य। हरदेव बाहरी जी का कथन है कामायनी आधुनिक हिंदी का साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य। विशंबर मानव लिखते हैं कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कथन आपको कामायनी के संदर्भ में मिलेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें, आपने बहुत बार कामायनी भी पढ़ी होगी, कुछ फैक्ट यहाँ पर हमने लिए हैं। तो इन रचनाओं पे हमने ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ी हैं, सभी उसमें नेट में भी पढ़ी हैं। जो नई रचनाएं हैं जो हम लोगों ने अभी कम पढ़ी हैं उन पर हम लोग यहाँ पे और आगे बात करेंगे। तो इस कामायनी के बाद आती है राम की शक्ति पूजा।
ठीक है, यानी कि अब हम इस पे निराला जी की रचनाओं पर आ जाते हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी ही इसमें लगी हुई थी। राम की शक्ति पूजा की बात करें, 1936 इसका रचना काल है। राम की शक्ति पूजा ये अनामिका में संकलित है, इनका काव्य संग्रह है जो। कुल इस कविता में 312 पंक्तियां हैं। प्राचीन कथा को आधुनिक संदर्भ में निराला जी ने इसको प्रस्तुत किया है। 3 चरण है इस कविता के। प्राचीन कथा, रोज अपयश आता है, और राम की शक्ति पूजा। ठीक है, 3 चरणों में ये है। तो इसमें कवि ने अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का वर्णन किया है। राम के अंतर्द्वंद का चित्रण मिलता है। राम के मन की गहन वेदना का चित्रण मिलता है। वातावरण की विषमता, शक्ति का साथ, असत्य के साथ, जामवन के आत्मविश्वास से परिपूर्ण परामर्श का वर्णन किया गया है। और आशावाद का प्रबल संदेश है इस कविता में। राम के मन की दृढ़ता, अदैन्य तथा अथक शक्ति का वर्णन है। अभाव की पूर्ति करने का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण छायावाद काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है ये राम की शक्ति पूजा। ठीक है, तो ये कुछ इसकी चीजें हैं। आपको इसकी पंक्तियां, लंबी कविता है, इनकी 36 में आती है, प्रकाशित होती है और अनामिका में संकलित है, जो इसकी महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगली आती है निराला जी की ही कविताएं। हम लोग पहले एक क्रम में देख लेते हैं। बादल राग और जागो फिर एक बार। बादल राग कविता की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें इस कविता में कवि ने बादल राग की बात करें तो ये निराला जी की अनामिका में संग्रहित कविता है। ठीक है, और प्रगतिवादी चेतना भी इस काव्य में देखने को मिलती है। और ये कुल 6 खंडों में विभक्त कविता है। ठीक है, कितने में? 6 खंडों में। इसमें कवि ने बादल को क्रांतिदूत बनाकर मजदूरों और किसानों की पीड़ा का एक मार्मिक चित्रण भी प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस जिस प्रकार कवि बताता है कि सूखी धरती को बादल वर्षा से सिंचित करके तृप्त करते हैं, उसी तरह कवि ने शोषित वर्ग के हित में बादलों का आह्वान किया है। यानी कवि का मानना है कि समाज, जो शोषित समाज है, जिसको लघु मानव की संज्ञा दी गई है, को उनका अधिकार दिलाने के लिए क्रांति की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसी मूल स्वर को प्रकट करते हुए कवि सामाजिक आर्थिक वैषम्य का यथार्थ चित्रण इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यानी बादल यहाँ पर क्रांति के प्रतीक के रूप में कवि द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगली कविता है जागो फिर एक बार। ये निराला जी की कविता परिमल में संकलित है, जो इनका काव्य संग्रह है, परिमल में संकलित है। और इस कविता के महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित करता है कवि। यानी भारतीय अतीत के गौरवमय इतिहास का स्मरण दिलाते हैं कवि। और योग चिर व्यक्ति का जीवन ही कहते हैं कि सार्थक जीवन है। यानी युवाओं को संबोधित करते हैं और युवाओं से कहते हैं कि आलस्य का त्याग कर एकजुट होकर आगे बढ़ना है आपको। प्रकृति के मनोरम चित्र भी कवि ने इस रचना में खींचे हैं। जवानों और महानुभावों को याद करने के लिए भी कवि इसमें कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण कविता परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में है। तो इस कविता के अगर रचना काल पे जाएंगे तो ये रचना 1963 में लिखी गई ये रचना है। ठीक है, और खंड काव्य है। इसकी विधा की अगर बात करेंगे, खंड काव्य में है ये। कुल 5 खंड है इस रचना में। परशुराम की प्रतीक्षा कविता के अगर सारांश की बात करें या इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इसमें विशेष क्या है कि ये कविता भारत चीन युद्ध के पश्चात लिखी गई थी। ठीक है, यानी कि जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना जब हार जाती है उस युद्ध में, उसकी खींच निकालते हो, यानी उसका उस क्रोध का है ना, उसका परिणाम स्वरूप ये कवि ने ये रचना लिखी थी। इस रचना में राष्ट्रीय जागरण, भारतवर्ष के क्रोध और गर्जन, एकता और त्याग तथा कर्तव्य एवं बलिदान का भाव भी निरूपित हुआ है। ठीक है, अपनी इस कविता के माध्यम से कवि भारत के उन तत्कालीन संतों व महापुरुषों पर भी व्यंग करते हैं, या उन सत्ताधारियों पर भी व्यंग करते हैं तत्कालीन, जिन्होंने अनेक शताब्दियों से भारतवासियों को अहिंसा, दया, ममता का पाठ पढ़ाते हुए शस्त्र प्रयोग को पाशविक कार्य मानने और शारीरिक बल का प्रयोग न करने की शिक्षा दी थी।
दी है, कवि उनको भी यहाँ पर आड़े हाथों लेता है। कवि कहते हैं जब उस युद्ध के हारने के बाद कवि ने बताने का प्रयास किया कि हमें अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए। भारत की चीन के हाथों हार के बाद उसी पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप दिनकर ने ये कविता लिखी थी और उस तत्कालीन सत्ताधारियों को उनकी गलत नीतियों के कारण कवि ने कोसा भी था इस कविता के माध्यम से। पौराणिक आख्यान भी ये कविता लिखे हुई है, परशुराम के से संदर्भित है ये, और वो नेफा क्षेत्र जहाँ पर ये युद्ध हुआ था, तो वो परशुराम से भी संबंधित वो क्षेत्र था, इसलिए उन्होंने इसके माध्यम से, इस कविता के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। कवि ने उन सत्ताधारियों को कोसते हुए लिखा है कि उस कुटिल राजतंत्री कदर को धिक है, वह मूक सत्य हंता कम नहीं बधिक है। ठीक है, तो कवि ने इस कविता में स्वाधीनता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कवि ने तुष्टीकरण का भी विरोध करते हुए इसमें अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो भारत चीन युद्ध के पश्चात ही लिखी गई कविता थी। रचना काल आपको याद रखना 1963। इसके पश्चात दिनकर की एक दूसरी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है वो है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग हम आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, तो इसके रचना काल पे अगर जाएं तो 1946 इसका रचना काल है कुरुक्षेत्र का। ठीक है, ये 1946 इसका रचनाकार है और ये एक समस्या मूलक रचना है। ठीक है, किस तरह की रचना है? समस्या मूलक। और एक विचारात्मक, कुरुक्षेत्र क्या है? एक विचारात्मक काव्य है, महाभारत के कथानक पर यह आधारित है। इसमें कवि ने मानवीय संघर्षरत जीवन की समस्या का अधिकार, अहंकार, अज्ञानता का विश्लेषण भी किया है। ठीक है, तो इसकी भूमिका से कथन आता है, दिनकर जी भूमिका में स्वयं लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र की भूमिका में दिनकर जी ने लिखा है, ना तो दर्शन है ना किसी ज्ञान के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार। ठीक है, तो कवि ने विश्व में शांति, समता और सद्भावना की जो बात की इस कविता, यानी कवि का मानना है कि वो कवि विश्व में शांति, समता और सद्भावना चाहता है। आज मनुष्य, कहते हैं कि मनुष्य ने बहुत उन्नति करी, पृथ्वी उसके लिए छोटी सी रह गई है। विज्ञान नए उन्नतियों को विज्ञान के माध्यम से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन कवि कहते हैं कि उतना ही मनुष्य का मानसिक पतन भी हुआ है, जितना उसने यानी वैज्ञानिक उन्नति की उतना उसका मानसिक पतन भी हुआ है। कवि कहते हैं, कवि का मानना है कि विज्ञान के साथ साथ जब आध्यात्मिकता का जब तक समन्वय नहीं होगा, विश्व की वास्तविक उन्नति संभव नहीं है। विज्ञान को साध्य मान के हम साधन मान बैठे हैं, इस तरह से कवि कहते हैं, है ना। छोड़ दो मनुष्य, विज्ञान है तलवार, इस तरह से कवि ने युद्ध की अनिवार्यता, अहिंसा की सफलता, मनोबल की गौणता, शारीरिक बल की महत्ता, युद्ध तथा प्रतिशोध भावना की आवश्यकता का तथा उचित अधिकार के लिए संघर्ष पर जोर दिया है। ठीक है, तो यह संदेश इसमें देने का प्रयास किया और महाभारत का कथानक लिया है कि युद्ध के बाद जब विचलित होते हैं युधिष्ठिर ये दृश्य देख करके और भीष्म पितामह के पास जाते हैं कि अगर ये इतना रक्तपात हुआ, इसके बाद अगर मैं युद्ध से विरत होकर अगर इस जो सत्ता, जो राज्य मुझे मिला इसका मैं भोग ना करूं तो क्या इसका पश्चाताप हो सकता है। तो उन्हीं सारे कथानक को आधार बना करके ये संदेश देने का प्रयास दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में किया है। ठीक है, तो ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र। उसके बाद कल हम लोगों ने फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की पढ़ी थी कविता। उसके पहले हम लोग अज्ञेय पर आते हैं। अज्ञेय की असाध्य बीड़ा और नदी के द्वीप हमारे पाठ्यक्रम में है। तो अज्ञेय की असाध्य बीड़ा की बात करें तो ये 1961 में प्रकाशित हुई थी। ये रचना आंगन के पारदौर नाम का जो काव्य संग्रह है उसमें संग्रहित है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके विषय की बात करें, आप लोगों ने बहुत बार ये कविता पढ़ी होगी इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ें बस ली हैं। इसकी विषय क्या है, इसमें मनुष्य के अंदर अहंकार और उनके व्यक्तित्व को उसके दर्शाया गया है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि चीन और जापान की लोक कथाओं पर आधारित ये रचना है। ये कथा द बुक ऑफ टी में संकलित है, पौराणिक कथा पर आधारित है ये। और इसकी जो मूल कथा के में जो शब्द आते हैं जिसके आधार पर रचना रची गई, जो कीरी शब्द है इस रचना में आकर के
किरीटी वृक्ष हो उसको कहते हैं, जादूगर जो उसमें बताया गया इसमें वज्रकीर्ति है, और राजकुमार जो पीबो है यहाँ पर प्रियंवद नाम से आता है। ठीक है, तो इसमें कवि ने परम सत्य की खोज की बात की है, व्यक्ति के अंतर मन की खोज, प्रकृति के कण कण में ईश्वर है, ये सारी चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, इसमें दिखाना चाहते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति स्वयं को समर्पित कर देने में है, ये कवि कहना चाहते हैं। इसमें अपने व्यक्तित्व की और अस्तित्व की खोज में मनुष्य को की अलग अलग भावनाओं का चित्रण यहाँ पर कवि ने बताया, और ध्यान साधना के महत्व को भी कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है असाध्य वीणा के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद अगली कविता है इसमें नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता की अगर बात करें तो ये नदी के द्वीप एक चर्चित कविता है, जिसमें अज्ञे जी ने प्रतीकात्मक शैली, ये किसमें लिखी है, प्रतीकात्मक शैली में लिखी है। और इस शैली में इस कविता में ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि व्यक्ति की स्थिति समाज में एक द्वीप की भांति होती है। ठीक है, व्यक्ति की स्थिति समाज में, वो कहते हैं, एक नदी के उस द्वीप की भांति होती है। व्यष्टि चेतना को सुरक्षित रखते हुए भी वह उस समष्टि का अंग नहीं है। नदी समष्टि चेतना का प्रतीक है, जबकि द्वीप क्या है, व्यष्टि चेतना का प्रतीक है। और इस द्वीप का जन्म किससे होता है, नदी में ही से होता है। यानी इस मनुष्य का जन्म किससे होता है, समाज से ही होता है, किंतु वह नदी की धारा से अलग है। धारा बनने का अर्थ मतलब होता है समष्टि के लिए अपनी सत्ता को समाप्त कर देना, किंतु द्वीप बनने का अर्थ है व्यष्टि चेतना को सुरक्षित करते हुए समष्टि का अंग बनना। यही संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। ठीक है, तो नदी क्या है, एक माँ है, कवि बताते हैं, और उसी से उस द्वीप का जन्म उसी से होता है। कवि का मंतव्य है कि समष्टि की सरिता में व्यक्ति की स्थिति एक द्वीप के समान होती है, यानी धारा के समान नहीं होती है, द्वीप के समान होती है। धारा तो क्या है, चलायमान है, द्वीप के समान होती है। धारा तो समाज के प्रति समर्पित है, नदी से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन द्वीप नदी में होते हुए भी अपना अलग अस्तित्व रखता है। कवि को यह स्वीकार नहीं कि वह समष्टि का अंग बनकर अपनी व्यष्टि चेतना को समाप्त कर दे। रेत बनकर वह जाना उचित नहीं है, यानी द्वीप की तरह नदी के प्रवाह को झेलते रहकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, द्वीप मतलब मनुष्य, और नदी मतलब समाज के बीच में रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखने में ही जीवन की सार्थकता है। भले ही कहते नदी विकराल होकर द्वीप को अपने में समेट क्यों न ले, लेकिन कहते हैं उसका प्रकोप कम हो जाने पर द्वीप फिर से अस्तित्व में आ जाएगा। द्वीप रेत बनकर ही धारा का अंग नहीं बन सकता है, अभी तो अपने अस्तित्व को मिटाकर वह जल को गंदा ही करता है, इसलिए उसकी अलग सत्ता रहने से नदी निर्मल रह सकेगी। यही संदेश कवि ने इस कविता के माध्यम से दिया है। ऊपर जो हमारी कविता छूट गई थी, साकेत की बात कर लेते हैं। यहाँ पर साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, जिसका 9वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। तो साकेत की बात करें तो ये 1931 में प्रकाशित होती है। कुल 12 सर्ग हैं इस रचना में। ठीक है, और साकेत को नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत को कहा है कि साकेत महाकाव्य ही नहीं, ये आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य है। ठीक है, हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य नंद दुलारे वाजपेयी ने साकेत को कहा। तो इसके अगर 9वें सर्ग की बात हम करें जो हमारे इस पाठ्यक्रम में है, तो 9वें सर्ग में मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला की विरह वर्णन किया, यानी विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है। सीता ने प्रभु श्री राम के साथ, साकेत से सीता तो चित्रकूट आ जाती हैं, वही उनके साथ आनंद से रहती, यानी उनके सुख में सुखी और दुख में दुखी होती, लेकिन उर्मिला को भीषण वियोग सहना पड़ा। इसी पीड़ा को कवि ने इसमें उजागर किया है। 9वें सर्ग की कथा उर्मिला के अश्रुओं से गीली है, यानी उर्मिला अपने मन मंदिर में आराध्य स्वामी की प्रतिष्ठा करके स्वयं आरती की ज्वाला बनकर जल रही थी। मानस मंदिर में पति की प्रतिमा था, है ना, इस तरह कविता लिखते हैं। अतीत की स्मृतियों की करुणा से भरी वेदना, अभिलाषा एवं अप्राप्य प्रेम का संसार एवं ऐसी अपूर्ण स्थिति जिसमें संतुष्टि मात्र का एक प्रतिशत भी ना हो, श्रृंगार परक वस्तुएं उसकी विरह की अग्नि को प्रज्वलित करने में ईंधन के समान होती हैं। और इस तरह उर्मिला
अपने इन 14 वर्षों को उनसे प्रिय से अलग वियोग में व्यतीत करती है और उसी पीड़ा को कवि ने इसमें बताने का प्रयास किया है। और इसकी यहाँ से कविता आती है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप जलती थी, उस विरह में बनी आरती आप, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब लोग, हुआ वियोग से भी अधिक उसका विषम वियोग। ठीक है, तो ये इसका मूल कथानक था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल की कविता की और कुंवर नारायण और नागार्जुन की जो कविताएं हैं। फिर केदारनाथ अग्रवाल की कविता आती है फूल नहीं रंग बोलते हैं। कल हमने इस पर एक वीडियो बनाया था, आप लोग वो पूरा वीडियो देख सकते हैं डिटेल में पढ़ने के लिए। शॉर्ट में इसको हम बताते हैं आपको। 1965 इस कविता का रचना काल है। कुल 237 कविताएं इसमें संग्रहित हैं। इसके लिए कवि को सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है। इसमें जो कुल 237 कविताएं हैं, जिनमें 27 कविताएं युग की गंगा और लोक और आलोक से ली गई हैं। इस कविता की इसकी मूल चेतना जो है प्रगतिशील है और ये 4 शीर्षकों में है। वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम, दूसरा अस्थि के अंकुर, तीसरा रंग बोलते हैं और चौथा कुछ लिखी कुछ अधलिखी कविताएं। ठीक है, तो डिटेल में जाने के लिए पूरा वीडियो आप देखिएगा, उसके बाद इस क्लास को आगे लेते हैं। इसके बाद अगली कविता आती है साये में धूप। दुष्यंत कुमार का ये गजल संग्रह है साये में धूप, और 1 जनवरी 2008 इसका रचना काल है। ठीक है, यानी इसका संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष है। तो ये जो गजल संग्रह है साये में धूप, आपने बहुत दुष्यंत कुमार की गजलें सुनी होंगी। तो इस गजल के माध्यम से कवि ने राजनीति और समाज की विसंगतियों पर तंज कसा है। ठीक है, इसकी जो पंक्तियां आपको, ये पूरा गजल संग्रह आपको देख लीजिएगा, आपको नेट पे भी मिल जाएगा या हमारे आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो इसमें इस रचना में उस समय की बात की जा रही है जब देश कुछ दशक पहले आज़ाद हुआ था। यानी आज़ादी के पहले हम लोग देश ने जो सपने देखे थे, जो वादे किए थे, तो उसके कुछ दशक बाद लोगों के मन में आज़ादी के जो सपने संजोए गए थे, जब वो सपने बिखरने लगे, तो उस दौर की हताशा का प्रतिनिधित्व कवि की ये साये की धूप की गजलें करती हैं। इन गजलों में गरीबों के प्रति सहानुभूति देखी जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्र सत्ता के बाद जो सपने इन्होंने देखे थे वे सभी इन सुविधाओं से वंचित रहे। ठीक है, यानी स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय जनमानस ने जो सपने देखे थे वो सभी इन सुविधाओं से वंचित रहे। आम जनमानस वंचित रहा। जो संस्थाएं जनमानस के कल्याण के लिए बनाई गई थी वही इनका शोषण कर रही थी। कवि चाहता है आम आदमी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करे। कवि का कहना है मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए इन्हीं मूल्यों के खातिर ही हमें मरना चाहिए। तो बहुत सारी इनकी कुछ इसमें गजलें हैं, वो गजलों की पंक्तियां भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पूरी चीज़ें नहीं ले सकते एक वीडियो में, तो अगर आप लोग चाहेंगे इसके लिए हम अलग से पूरा वीडियो बनाएं तो हम जरूर कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अगली रचना पर आते हैं। साये में धूप गजल के बाद दुष्यंत कुमार की अन्य रचनाएं भी आप लोग देखिएगा। नागार्जुन की रचनाएं भी हैं। नागार्जुन की रचना, उससे पहले हम कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी, उसकी बात कर लेंगे, उसके बाद नागार्जुन की रचना पे चलेंगे। तो कुंवर नारायण की का जो काव्य है आत्मजयी, ठीक है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। 1965 इसका प्रकाशन वर्ष है। खंडकाव्य विधा है ये। ठीक है, कुंवर नारायण की अन्य रचनाओं की अगर बात करें, चक्रव्यूह 1956, तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, हाशिए के बहाने 2009, कविता के बहाने 1993 और बाश्रवा के बहाने 2008। ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। तो आत्मजयी की बात करें जो कुंवर नारायण की रचना है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इतालवी भाषा में इसका अनुवाद हुआ था, जो बहुत चर्चित अनुवाद हुआ था। ठीक है, और इसमें कवि ने आत्मजयी का जो कथानक कहाँ से लिया, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है ये। ठीक है, इस आख्यान के पूरा कथात्मक पक्ष को कवि ने आज के मनुष्य की जटिल मनस्थितियों को एक बेहतर अभिव्यक्ति देने का एक अपूर्ण साधन बनाया। यानी कि जो पूरा कथात्मक पक्ष है, आख्यान है, इसके माध्यम से कवि ने आज के मनुष्य की जो जटिल मनस्थिति है उसको बेहतर अभिव्यक्ति देने का एक प्रयास किया या इसको साधन बनाया उसको। यानी जीवन के पूर्ण अनुभव के लिए किसी ऐसे मूल्य के लिए जीना आवश्यक है जो मनुष्य में जीवन की अनश्वरता का बोध कराए, कवि ये बताना चाहता है। तो आत्मजयी जो क्या है, मूलतः मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी कहता है।
कहती है ये रचना, ठीक है। और अगर आपको इनमें से संबंधित और भी अन्य फैक्ट यानी डिटेल में आप इसकी कविता चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को, गजल को यानी साये में धूप और कुंवर नारायण के आत्मजयी को जरूर बताइएगा। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा और ले जाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम संक्षिप्त बात कर रहे हैं, इसलिए आप इसको इतना ही यहाँ पर हम डिटेल दे सकते हैं। इसकी भूमिका से भी कुछ एक क्वेश्चन बनेंगे, तो आप लोग उसकी भूमिका भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नागार्जुन की, ठीक है। नागार्जुन की कविताएं बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, और कालिदास सच सच बतलाना, ठीक है। ये कविताएं भी आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो नागार्जुन की बादल को घिरते कविता की बात करें तो ये कवि की युगधारा में संकलित है। 1953 जो युगधारा काव्य संग्रह है उसी में संकलित है। इसमें कवि ने हिमालय की चोटी का बदलन किया है। बादल को घिरते देखा, उमड़ उमड़ गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा, है ना। तो इसमें कवि ने हिमालय की सुंदर चोटी का वर्णन किया है, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को बताया है, दिखाया है। बसंत ऋतु के सुंदर प्रभात का वर्णन किया है, दुर्गम बर्फीली घाटी का वर्णन किया है, वहां के निवासियों के जीवन और सौंदर्य का वर्णन करते हुए कस्तूरी हिरणों और बरसते बादलों का भी वर्णन, सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी कविता है इनकी, अकाल और उसके बाद, पहले हम एक आती है कालिदास सच सच बतलाना, इसको देख लेते हैं। उसके बाद अकाल और उसकी बाद कविता की बात करेंगे। तो कहते कालिदास सच सच बतलाना, ये वाली जो कविता है ना, कालिदास सच सच बतलाना, ये अच्छी अच्छी के वियोग वर्णन वाली कहानी, तो ये सतरंगे पंखों वाली जो काव्य संग्रह है उसी में संकलित है 1959 में। मेघदूत रचना पर आधारित है, कालिदास का जो मेघदूत है उस पर आधारित है। कालिदास और उनकी रचना मेघदूत के पात्रों का वर्णन कवि ने किया। कवि पात्रों और चरित्रों के साथ इसमें जुड़ता हुआ चला जाता है। भावना और संवेदनात्मक स्तर पर कालिदास को कवि ने प्रश्न पूछे हैं। कवि और कविता एक दूसरे की पूरक होती है, और जब एकाध पात्र रोता हंसता है तो कवि भी रोता है, तो इसलिए कवि पूछते ना, कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया या तुम रोए थे, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें कवि ने मेघदूत के आधार पर कुछ प्रश्न किए हैं, और उसी का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक अंतिम कविता आती है अकाल और उसके बाद, नागार्जुन की, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952। इसकी बात करें तो इसमें अकाल के बाद की स्थितियों का वर्णन कवि ने किया, यानी समाजवादी ये कविता है। अकाल की एक मार्मिक स्थिति का वर्णन किया है, अकाल समाप्ति की जो खुशी है, भूख की जो स्थिति है, समस्त जीवों का उदाहरण देकर के कवि ने इनको यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पर्यावरण पर निर्भर मनुष्य और अन्य प्राणी, भोजन की उम्मीद में जो प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों की स्थिति का मार्मिक चित्रण कवि ने अकाल और उसके बाद नामक अपनी इस कविता में किया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की गई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर रखने की, जो आपके लिए लाभकारी हो सके परीक्षा में। तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अंत तक पूरा देखिएगा भी। और अगर आप लोग 7 बजे की क्लास पे जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए क्लास स्टार्ट करना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम ज़रूर आप उस क्लास को स्टार्ट करेंगे। फिर एक बार पुनः आप सभी को नववर्ष की अनंत मंगल कामनाएं। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।